सो आज हम पढ़ने वाले हैं कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म फर्स्ट। तो मुझे ये बताओ आप लोग पहले कि कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म कहाँ कहाँ यूज होती है प्रैक्टिकली। अभी इन जो भी आपको एग्जांपल बताओ। लेट अस टेक द आईसी इंजन। वहां पे वाल्व टाइमिंग डायग्राम अगर आपको पता हो आईसी इंजन में, तो वाल्व्स जो कंट्रोल होते हैं वो किससे होते हैं? कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म से। सो उसी तरह दूसरी और एप्लीकेशंस क्या हो सकती है इसकी? एनीवन? बताओ जल्दी से मुझे। या किस टाइप की एप्लीकेशन में हम ये चीज यूज कर सकते हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट में? टाइमिंग जब भी हमारी इंपॉर्टेंट होगी, जब हमें एक्यूरेसी चाहिए, तो कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म हम वहां पे यूज कर सकते हो किसी भी चीज में। तो जैसे आईसी इंजन में हमें पता है टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है। माइक्रो सेकेंड भी लेट अगर वाल ओपन होता है तो कितनी दिक्कत हो सकती है। सो वहां पे टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है? कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म यूज होती है। उसी तरह कुछ कुछ वॉचेस में भी ये यूज होती है। लेथ मशीन इज अनदर एप्लीकेशन। अगर आप लोगों ने वर्कशॉप में देखा हो तो लेथ मशीन में भी कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म होती है। तो जस्ट इसकी बात करें कि ये चीज आई कहाँ से। सो ओरिजिन ऑफ इट्स, रिसर्चर्स को लगता है कि भाई 600 बीसी में चाइना में क्रॉस बो जो होती है आर्चरी के लिए जो यूज होता है, क्रॉस बो उसको ट्रिगर करने के लिए कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म यूज होती थी। वहां से ये चीज स्टार्ट हुई है एंशिएंट टाइम से, क्रॉस बो को ट्रिगर करने के लिए। सो यू कैन अज्यूम कि कितना पुराना है ये चीज, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म। उसके बाद कई और एप्लीकेशंस दिखी, जैसे कि वाटर ड्रिवन विंड विंड बॉक्स है, वाटर ड्रिवन पेसल है। उस तरह की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस थी, एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग इन इट टू आईसी इंजन। ओके, तो ये हम सबको पता है सबसे बड़ी एप्लीकेशन कैम एंड फॉलोअर की आईसी इंजन में वाल को कंट्रोल करने के लिए, एक्यूरेटली मूवमेंट कराने के लिए। तो वही चीज आज हम देखेंगे। तो वो चीज जस्ट स्टार्ट करने से पहले गेट रिगार्डिंग अगर कैम एंड फॉलोअर की अगर हम बात करें, तो काफी कम क्वेश्चन है। अभी तक सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है 33 ईयर्स में, राइट। काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये उतना ज्यादा डेप्थ में चैप्टर है भी नहीं। बहुत ही बेसिक चीजें करनी है, क्योंकि बीई में अगर आप लोगों को पता हो तो आप सिंथेटिक एनालिसिस करते हो, वहां पे ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, फॉलोअर की प्रोफाइल ड्रॉ करते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जिसमें टूल्स लगते हैं, और वो गेट में अलाउ नहीं होते। ग्राफिकली आप कोई चीज नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। सो वो चीज वहां पे पॉसिबल नहीं है गेट में। सो उस टाइप के क्वेश्चंस होते ही नहीं है। सो इसमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछना बहुत ही कम हो जाता है। किस में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो एरिया आपका काफी कम है। तो वही चीज आज हम देखने वाले, राइट। मैंने आपको कैम एंड फॉलोअर क्या है वो तो सबको पता है, व्हाट इज इट। ओके, जस्ट इसकी टर्मिनोलॉजी से हम शुरुआत करते हैं कि टर्मिनोलॉजी से पहले हम इसके जस्ट क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। सो फॉलोअर से बात करें, एज फॉलोअर, राइट। जस्ट इसको ड्रॉ करो तो इसका शेप कुछ इस तरह से, पेंसिल की टिप होती है उस तरह का शेप होता है, नाइफ एज। सेकेंड इज अ रोलर, करेक्ट, रोलर फॉलोअर। सो रोलर में क्या होता है आपका? रोलर नाइफ के एज की जगह रोलर कनेक्टेड होता है, राइट। रोलर फॉलोअर। उसके बाद ओके, फ्लैट फेस फॉलोअर, करेक्ट, फ्लैट फेस फॉलोअर। फिर और एनीथिंग? फ्लैट फेस के बाद स्फेरिकल, यस। फ्लैट फेस के बाद स्फेरिकल फॉलोअर। ये है, हो गया मेरा फ्लैट फेस फॉलोअर। एंड द लास्ट वन इज अ स्फेरिकल फॉलोअर। कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, स्फेरिकल और मशरूम शेप भी बोलते हैं। रिवर्स में अगर देखे तो उल्टा मशरूम है, तो उसको मशरूम फॉलोअर भी बोलते हैं कई जगह, स्फेरिकल फॉलोअर, राइट। उसके अलावा अगर और दो मैं लिखूं, जस्ट अनदर क्लासिफिकेशन, तो उसकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है, उसके ऊपर से ये क्लासिफिकेशन डिफाइन है। फर्स्ट इज अ ट्रांसलेशन मोशन होती है। सो ट्रांसलेशन मोशन जिसमें होगी,
ट्रांसलेटली फॉलोअर या ट्रांसलेशन मोशन फॉलोअर, और दूसरा होता है ऑसिलेटिंग फॉलोअर जो ऑसिलेट करता है। सो टाइप ऑफ मूवमेंट कैसी है उससे डिफाइन होता है। तो ये जस्ट क्लासिफिकेशन है फॉलोअर का दो तरह से, राइट। जस्ट इसका ओवरव्यू हम देखें कि किसमें क्या होता है। तो टॉकिंग अबाउट द नाइफ एज फॉलोअर, सो ये कम यूज होता है। कोई बता सकता है क्यों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है और वियर ज्यादा होने वाला है, तो टिप आफ्टर सम टाइम घिस जाएगी। ओके, सो देयर इज अ वियरिंग इश्यू, यहाँ पे वियरिंग इश्यू आता है। जस्ट अ सेकेंड। नाइफ एज फॉलोअर में क्या इश्यू होता है? वियरिंग इश्यू, वियर टियर एंड वियर होता है। सो उसके बाद इन लोगों ने निकाला रोलर फॉलोअर। सो रोलर फॉलोअर क्या करेगा, उसकी ये जो नाइफ एज का डिसएडवांटेज था उसको वो कन्वर्ट कर रहा है। कैसे? क्योंकि रोलर फॉलोअर है, यहाँ से ये फ्री है, लेट अस अज्यूम कि बेरिंग है, तो मतलब ये चीज रोल करने वाली है। ओके, सो देयर विल बी नो वियर एंड टियर, यस। बट इसमें एक और इश्यू आया, स्पेस लिमिटेशन आ गई। जब हम रोलर फॉलोअर पुट करते थे, सो स्पेस लिमिटेशन आने लगी। अगर कम स्पेस में हमें रखना है तो नाइफ एज वाज द ओनली ऑप्शन। यहाँ पे स्पेस लिमिटेशन आ रही थी, ज्यादा स्टीफ कैम हम बना नहीं पा रहे थे इसमें। जब रोलर फॉलोअर था तो ज्यादा स्टीफ कैम, स्टीफ मतलब क्या? जिसका स्लोप ज्यादा हो, लाइक दिस, लंबा वाला कैम, दिस इज अ स्टीफ कैम। ओके, सो ये जब भी रोलर फॉलोअर में ये चीज यूज करते थे तो क्या होता था, जामिंग के प्रॉब्लम होते थे और स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता था रोलर, क्योंकि इसको रोटेशन के लिए ज्यादा जगह चाहिए, और ये रोलर को अकोमोडेट करने के लिए सेम स्पेस में नाइफ एज से ज्यादा जगह ही चाहिए, राइट। इफ यू आर कंसिडरिंग कि बेरिंग भी अगर हम रख रहे हैं रोलिंग मोशन के लिए तो भी जगह तो ज्यादा चाहिए। सो यहाँ पे स्पेस लिमिटेशन वाज द कंस्ट्रेंट। सो उसको ओवरकम, दोनों को ओवरकम करने के लिए फ्लैट फेस फॉलोअर यूज किया गया। बट यहाँ पे क्या होने लगा, लार्ज कॉन्टेक्ट स्ट्रेस आने लगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट एरिया सबसे ज्यादा है। कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होने से क्या हो रहा था, कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस बढ़ने लगे। ये स्टीफ कैम में यूज हो सकता था, ये वाली अकोमोडेट हो गई फ्लैट फेस फॉलोअर में, बट वहां पे क्या हुआ, कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस बढ़ने लगे, क्योंकि ज्यादा आपका पोर्शन कॉन्टेक्ट में आ रहा है, राइट। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट वाज वो। सो उसके बाद डिजाइन किया स्फेरिकल फॉलोअर, उसी का मॉडिफिकेशन जिसमें स्फेरिकल शेप दे दी। ओके, सो ना इसकी टिप घिसेगी, ना ये रोलर की जगह, रोलर की तरह ज्यादा जगह लेगा, और इसमें लार्ज कॉन्टेक्ट स्ट्रेस भी नहीं आएगा। ओके, सो तीनों कंस्ट्रेंट जो हमारे नाइफ एज, रोलर एंड फ्लैट फेस में थे, वो सारे के सारे इसमें ओवरकम हो रहे थे स्फेरिकल फेस फॉलोअर में। सो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों यूज होता है अब आपको पता है, इट रिड्यूसेस द कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस, बट ऑलवेज एंड अदर एप्लीकेशन तो है ही। सो ये चीज सबसे ज्यादा यूज होती है। ओके, बट जब स्टीफ कैम यूज करते हैं विथ ट्रांसलेशन मोशन तो जामिंग का प्रॉब्लम आता है। रोलर फॉलोअर में जब स्टीफ कैम होता है आपका और ट्रांसलेशन मोशन चाहिए तो वहां पे जामिंग का बहुत इश्यू आता है। बट एट द सेम टाइम अगर ऑसिलेटिंग फॉलोअर है तो रोलर फॉलोअर विल बी प्रिफरेबल, वो ज्यादा इजीली मूवमेंट देगा। बट स्फेरिकल फॉलोअर किसी भी एप्लीकेशन में इजीली वर्कआउट हो सकता है बाकी के फॉलोअर के कंपेयर में। सो सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा फॉलोअर है स्फेरिकल फॉलोअर। सो लेट अस सी नाउ टर्मिनोलॉजी की जो मैं बात कर रहा था, जस्ट अ सेकेंड। या सो कैम की जस्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। सो फर्स्ट इज अ बेस सर्कल, यहाँ पे आपको दिख रहा है बेस सर्कल, ये वाला, ये वाला, ये जो एंटायर सर्कल है वो। सो बेस सर्कल एक्चुअली क्या है कि स्मॉलेस्ट सर्कल जो टेंजेंट टू द कैम हम ड्रॉ कर सके। कैम की जो आउटर सरफेस होगी उसके टेंजेंट में जो स्मॉलेस्ट सर्कल पॉसिबल है, दैट इज अवर बेस सर्कल। ओके, तो ये आइडेंटिफाई करने, कैम की साइज आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है बेस सर्कल। ओके, उसके बाद देयर इज अ प्राइम सर्कल।
उसी के ऊपर देयर इज अ प्राइम सर्कल। सो अगर जस्ट इमेजिन कि भाई रोलर फॉलोअर है तो उसका सेंटर ऑफ पॉइंट, ट्रेस पॉइंट यहाँ पे लिया जाता है। बट जबकि नाइट एज या और कोई फॉलोअर होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, नाइट एज फॉलोअर है तो जो कांटेक्ट में होगा उसको ट्रेस पॉइंट लिया जाता है, उसको ट्रेस किया जाता है। एंड कैम एंड फॉलोअर में इन्वर्जन से एनालिसिस किया जाता है। आपको एक्चुअली पता हो तो क्या होता है, कैम मूवमेंट करता है, फॉलोअर को फिक्स, एक्चुअली फॉलोअर फिक्स लिया जाए एक्चुअल मैकेनिज्म में, फॉलोअर की बॉडी फिक्स होती है और कैम मूवमेंट कर रहा होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग फॉलोअर मूव करेगा। बट टू एनालाइज दिस सिस्टम, यहाँ पे हम उल्टी चीज लेते हैं। हम क्या करते हैं, कैम को फिक्स लेते हैं और फॉलोअर को उसकी आसपास रोटेट करते हैं, और सारी की सारी हमारी टर्मिनोलॉजी जो है इसी तरह से डिफाइन है। सो इन्वर्जन लेके हम डिफाइन करते हैं इसको इजी करने, समझने में इजी करने के लिए, सॉल्व करने में इजी करने के लिए। सो आप देख सकते हो एक्चुअली यहाँ पे जो फॉलोअर बताया गया इनिशियल पोजीशन, लेट अस कंसीडर कि भाई t इक्वल्स टू 0, और फिर ये यहाँ पे आ गया एट t इक्वल्स टू 1 एट एनी पॉइंट। ओके, तो ये चीज एक्चुअल में ये नहीं होने वाला, ये हमें पता है, राइट। कैम रोटेट करेगा और फॉलोअर वहां पे ट्रांसलेशन या ऑसिलेट करेगा। बट यहाँ पे हम कैम को फिक्स ले रहे हैं कि कैम यहीं पे है, उसकी आउटर पेरिफेरी पे हमारा फॉलोअर रोटेट कर रहा है, दैट वी आर अज्यूमिंग। ओके, तो सारी टर्मिनोलॉजी हमारी उसी के ऊपर से है। तो रोलर फॉलोअर में जैसे मैंने बोला कि सेंटर पॉइंट को ट्रेस पॉइंट लिया जाता है, तो उस ये ट्रेस पॉइंट में से जो सर्कल पास होता है दैट इज अवर प्राइम सर्कल। सो फॉर अ रोलर फॉलोअर, अगर जस्ट इन जनरल केस हम लिखे कि प्राइम सर्कल, तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस सर्कल की रेडियस प्लस रोलर की रेडियस, आर रोलर। बट इन अदर केस जैसे कि नाइफ एज है, दिस विल बी टेंड्स टू 0, सो प्राइम सर्कल विल बी इक्वल्स टू द बेस सर्कल। ओके, तो ये प्राइम सर्कल है। उसके बाद कैम की आउटर सरफेस को कैम कैम सरफेस बोलते हैं। ये जो डार्क ब्लैक कलर से दिखाई गई है ना, आउटर सरफेस, दैट इज अ कैम सरफेस। फिर हम ट्रेस पॉइंट को ट्रेस करते हैं कि भाई वो कहां से कहां मूव मूव कर रहा है एंटायर प्रोफाइल पे, तो हमें मिलता है पीच कर्व, जो यहाँ पे बताया गया है पीच कर्व। ट्रेस पॉइंट को ट्रेस करेंगे तब, ओके, इसको जब ट्रेस करते हैं एंटायर मोशन 0 to 360 डिग्री, तो हमें मिलती है पीच कर्व। ओके, अगेन इनिशियल पोजीशन पे जब वो है उसको पीच पॉइंट भी बोलते हैं, ट्रेस पॉइंट को। इनिशियल पोजीशन t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे दिखाया गया पीच पॉइंट। ओके, तो ये सब ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं यूज होने वाली है। ओके, ये आपको पता थी, जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, राइट। नाउ जस्ट लुकिंग कि भाई टाइप ऑफ फॉलोअर मोशन हमने देखा, ट्रांसलेशन पॉसिबल है, ऑसिलेटिंग, बट उसकी मोशन कौन सी टाइप की है वो अगर हम देखें, टाइप ऑफ फॉलोअर मोशन, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, टोटल 4 है, हमें वो चारों की चारों देखनी है। सो टाइप्स ऑफ फॉलोअर मोशन अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ फॉलोअर मोशन, सो फर्स्ट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, मतलब आपका फॉलोअर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करने वाला है। सो फर्स्ट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। सेकंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। Okay, now the third is simple harmonic motion, simple harmonic motion, and the fourth one is cycloidal motion, cycloidal motion। नाउ ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है ना, उसको पैराबोलिक मोशन भी कहीं कहीं बोलते हैं, पैराबोलिक मोशन। सो ये 4 टाइप के फॉलोअर मोशन होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द गेट, गेट के लिए
हमें जो करना है वो उसकी बात करते हैं। तो देयर विल बी डेरिवेटिव्स, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के डेरिवेटिव्स के टर्म्स में हमें काम करना है, उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो ये चारों जो फॉलोअर मोशन है उसके हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखेंगे, उसके डायग्राम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क कैसे निकलता है और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये चीज हम देखेंगे और इसी से आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, तो ये चीज हम देखने वाले। ओके, नाउ जैसे मैंने बोला डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोअर मोशन, so there are two type of derivatives. One is a physical derivative and second is a kinematic derivatives. So इसका just a classification दो में है। फर्स्ट इज अ फिजिकल डेरिवेटिव। फिजिकल डेरिवेटिव मतलब क्या, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं हम। ओके, और काइनेमेटिक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैम एंगल थीटा। कैम का जो एंगल होगा ना 0 to 360 डिग्री जो रोटेट करेगा, उसके कैम एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो काइनेमेटिक डेरिवेटिव। ऑलराइट, सो फिजिकल डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, इट रिलेट्स द मोशन ऑफ द फॉलोअर। क्या रिलेट करता है, मोशन ऑफ द फॉलोअर, कि भाई फॉलोअर की मोशन कैसे होने वाली, वो चीज ये बताएगा। सो हमारे जो हमने चार टाइप ऑफ फॉलोअर्स मोशन देखे वो सारे के सारे फिजिकल डेरिवेटिव से आएंगे। ओके, रिलेट्स द मोशन ऑफ फॉलोअर एंड काइनेमेटिक डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये सारी चीजें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की होगी। अगर y मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव्स होंगे। ओके, सो काइनेमेटिक डेरिवेटिव्स है तो इट रिलेट्स द ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्री ऑफ द कैम। रिलेट्स ज्योमेट्री। ओके, तो ये चीज होगी। जस्ट राइटिंग डाउन द टर्मिनोलॉजी, तो y विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोअर। टी टाइम है, थीटा विल बी द कैम एंगल, जो कैम ने टर्न किया एट पर्टिकुलर पॉइंट, कितना एंगल टर्न किया, दैट विल बी अ कैम एंगल। फिर ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैम, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है कैम। सो दिट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैम एंड h is a लिफ्ट और स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर, कितना लिफ्ट हुआ एक बार में या कितना स्ट्रोक लेंथ है उसका, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहता है ना, दैट इज डिफाइंड बाय द h, लिफ्ट और स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर। सो ये चारों चीजें यूज होगी डेरिवेटिव्स में। नाउ फिजिकल डेरिवेटिव, सो जैसे मैंने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेरिवेटिव। सो जस्ट स्टार्टिंग विद द डिस्प्लेसमेंट, अगर y मेरा डिस्प्लेसमेंट है सो वेलोसिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही करेंगे हम, dy बाय dt। सो जब हम डिस्प्लेसमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर। यस, तो ये dy बाई dt क्या देगा हमें, वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर देगा। सो इसको अगर चेन रूल अगर हम लगाए, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dt। नाउ व्हाट इज डी थीटा बाई dt, बताओ मुझे, व्हाट इज डी थीटा बाई dt, जल्दी से। यस, ओमेगा, वेरी गुड। सो एंगुलर वेलोसिटी है, सो ओमेगा dy बाय डी थीटा। सो यहाँ पे ये चीज क्या है, मेरा काइनेमेटिक डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, काइनेमेटिक डेरिवेटिव है।
सो ये क्या इंडिकेट करता है, dy बाई डी थीटा, ये इंडिकेट करता है आपका स्लोप ऑफ द कैम्प, कितना स्लोप है, ये चीज वो इंडिकेट करेगा स्लोप क्या आ रहा है। ओके, कैम्प प्रोफाइल जब ड्रॉ करते हो तो उसमें स्लोप क्या आ रहा है वो इंडिकेट होगा dy बाई डी थीटा, ये काइनेमेटिक डेरिवेटिव से। ओके, और फिजिकल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या देता है, वेलोसिटी। नाउ अगेन फिर से अगर हम डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, तो ये क्या देगा, फिजिकल डेरिवेटिव, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन देगा। सो अगेन वी आर अप्लाइंग द चेन रूल। सो सेम वे अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा डीवी बाय डी थीटा, या व्हाट वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर डी, वी की जगह ये वैल्यू पुट करें ओमेगा डी वाई बाई डी थीटा, तो हम यहाँ पे अगर सेम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी थीटा स्क्वायर। सो ये आ गया मेरा अगेन काइनेमेटिक डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, डी वाई बाई डी थीटा का अगेन डेरिवेटिव आ गया। ओके, जो सेकंड डेरिवेटिव क्या देता है, काइनेमेटिक डेरिवेटिव हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चीज आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर्म में पढ़ोगे ना, वहां पे भी आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये देता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ द थर्ड वन, अगर फिर से मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिजिकल डेरिवेटिव, थर्ड फिजिकल डेरिवेटिव, सो डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब, तो ये मुझे क्या देता है, जर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू द जर्क, कितना जर्क आएगा। ओके, सो इसको भी हम सिमिलर वे में लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का ए डी ए बाय डी थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, अगेन वैल्यू पुट कर दी, सो डी क्यू आई बाय डी थीटा क्यूब। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड काइनेमेटिक डेरिवेटिव, ये डी क्यूब बाय बाय डी थीटा क्यूब, तो इसका एक्चुअली कोई सिग्निफिकेंस है नहीं अलोन, बट इससे हमें ये चीज पता चलेगी अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो मेरा जर्क हाई होने वाला है, हाई वैल्यू लीड टू मेरा, ये क्या करेगा, जर्क को बढ़ाएगा। और आप लोग मुझे बताओ जर्क प्रिफरेबल है कि नहीं, इस जर्क इज प्रिफरेबल और नॉट, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। जर्क किसे चाहिए, सडन जो जंप मिलते हैं दैट इज द जर्क। ओके, सो जर्क तो सिस्टम में होना ही नहीं चाहिए, सो इट इज प्रिफरेबल कि मेरा थर्ड काइनेमेटिक डेरिवेटिव की वैल्यू कम होनी चाहिए, उसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, तो अगर कोई पूछे कि भाई थर्ड काइनेमेटिक डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसका अकेले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इट इज प्रिफरेबल कि इसकी वैल्यूज कम होनी चाहिए सो दैट जर्क की वैल्यू कम है, ये आपका आंसर होना चाहिए, राइट। सो दिस वाज द डेरिवेटिव्स डिस्प्लेसमेंट के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जब हम करते हैं फिजिकल एंड काइनेमेटिक। कैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दिया है और आपको बोलेंगे कि जर्क की वैल्यू फाइंड करो। ओके, तो क्या करना है हमें, 3 बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स इट। ओके, तो 3 बार डेरिवेटिव करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, गेट में एक बार आ चुका है और पीएसयूज एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर, जर्क की वैल्यू निकालनी, इसरो में होते हैं ये क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस मूव टू द टाइप ऑफ फॉलोअर मोशन जो हमने देखा। सो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ में कर लेंगे। ओके, सादा क्वेश्चंस है नहीं इसमें, सो जस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलोअर मोशन जो फर्स्ट हमारी थी दैट वाज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो उसकी बात करते हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, y इक्वल्स टू tan alpha into theta. So what is this? Just look at here. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूं y वर्सेस थीटा का, ओके, y वर्सेस थीटा का, तो इसका
स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये एंगल जो है दैट इज अ अल्फा। फिर यहां से लेके यहां तक जो एंगल है दैट इज अ फाई, एंड ये जो हाइट अचीव हुई दैट इज अ एच, जो हमने अभी बात की, लिफ्ट और अ स्ट्रोक लेंथ। सो व्हाट इज अ फाई? इट इज अ एंगल टर्न बाय द कैम टू अचीव दिस हाइट एच। ओके, एंगल कितना टर्न किया वो वैल्यू बताता है कंप्लीटली। ओके, एंगल ऑफ राइज, एंगल ऑफ ड्वेल, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं राइज, हाँ एंगल ऑफ फॉल, तीन टाइप के होते हैं। सो ये चीज है, एंगल ऑफ राइज कितना टाइम लगा हाइट अचीव करने में, सो उसको हम बोलते हैं फाई ए। ओके, सो हम जस्ट राइज पार्ट के लिए कर रहे हैं कि जब आपका फॉलोअर राइज होगा उतने पार्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो जब फॉल हो रहा होगा आपका फॉलोअर, मतलब नीचे आ रहा होगा, अगर ट्रांसलेशन मोशन है तो उसका रिवर्स हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे मैं बात करूं एक्चुअली डायग्राम कैसा होगा आपका डिस्प्लेसमेंट का, जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली ये राइज का हमने ड्रॉ किया, फिर ड्वेल पीरियड ऊपर थोड़े टाइम रहेगा, और फिर ये फॉल। सो इट विल बी अ रेप्लिका इमेज। ओके, और ड्वेल पीरियड के लिए कोई कैलकुलेशंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस होता है, उसकी मोशन चेंज नहीं होने वाली फॉलोअर की, वो वहां पे स्टॉप हो जाता है। ड्वेल पीरियड उसको ही बोलते हैं। ओके, सो एंगल ऑफ राइज, एंगल ऑफ फॉल। सो फॉर राइज एंड फॉल इट विल बी अ सेम थिंग। ओके, तो हम सिर्फ राइज के लिए देख रहे हैं, फॉल के लिए नहीं करने वाले। और दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि कैसे वर्क करेगा। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां से फ्रॉम द फिगर मैं टेन अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, h अपॉन फाई ए लिख सकता हूं। व्हाट ऑब्वियसली लिख सकते हैं हम, h थीटा बाय फाई ए। सो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। नाउ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जस्ट डेरिवेटिव्स लेने। ओके, सो जस्ट इसके लिए हम कर रहे हैं, वेलोसिटी अगर इसकी निकाले तो क्या आएगी, dy बाई डी टी, मतलब h एंड फाई ए कॉन्स्टेंट है, डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा। सो h ओमेगा बाय फाई ए, राइट। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे सो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, 0, करेक्ट, वेरी गुड। सो एक्सेलरेशन विल बी 0। इनिशियली हम सब चीज देख रहे हैं इसके लिए, बाकी हम डायरेक्टली लिखेंगे। अब अगर 0 है एक्सेलरेशन, उसका जर्क लेंगे तो क्या आएगा, 0 का डेरिवेटिव, does it going to change, no, 0 only। so now just drawing the diagram कि भाई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का किया उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सो पहले वेलोसिटी का डायग्राम। so as we know this is a x axis। okay, now as we know कि भाई कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये हाइट क्या होगी, h ओमेगा बाय फाई, राइट। तो यहाँ पे सडन जंप और यहाँ पे भी सडन जंप, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो ये सडन जंप मिल रहा है, तो उसी का जब आप एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो 0 वैल्यू है, दैट वी नो, बट यहाँ पे सडन जंप आ रहा है, मतलब एट दिस इंस्टेंट इंफिनिटी होगा एक्सेलरेशन, और यहाँ पे सडन फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे भी इंफिनिटी होगा। ओके, सडन जंप इन वेलोसिटी, so that's why it will be a infinity, logically you can prove it also। so sudden jump जब मिल रहा है 0 से लेके at any value 1000, let us consider 0 to 1000 at same instant, suddenly ये चीज चेंज हुई तो आपका नेक्स्ट डेरिवेटिव विल बी इंफिनिटी एट दैट पॉइंट। ओके, सो उसी तरह पे यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियली एंड एंड पॉइंट पे क्या है, सडन जंप मिल रहा है दोनों जगह, एक साइड राइज हो रहा है, एक साइड फॉल हो रहा है, तो एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट विल बी इंफिनिटी। और अदरवाइज हमने जो फाइंड आउट किया 0,
सो बाकी के पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, 0। सेम फॉर जर्क, जर्क के लिए क्या होगा, यहाँ पे इंफिनिटी, बीच में 0 और यहाँ पे भी इंफिनिटी, सेम फॉर जर्क। ओके, सो इस तरह से डायग्राम्स फॉर्म होते हैं। आपको अगर फर्स्ट डायग्राम पता है तो बाकी के डायग्राम्स आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर एग्जाम में डायग्राम के फॉर्म में पूछे तो जनरली वो लोग नहीं पूछेंगे, गेट में तो नहीं आएगा, बट अगर आता है तो आपको डायग्राम्स आने चाहिए कि कैसे आ रहे हैं। ऑलराइट, इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पैराबोलिक मोशन जो था हमारा, पैराबोलिक मोशन के लिए अगर मैं बात करूं, सो लेट अस कंसीडर कि भाई, जस्ट अ सेकंड, सो सेकंड वाज अ पैरा, या तो हम क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। सो पैराबोलिक मोशन, सो लेट अस अज्यूम कि भाई पैराबोलिक का इक्वेशन क्या होता है, अगर हम मुझे अज्यूम करना है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ई एक्स प्लस सी, यहाँ पे थीटा लेंगे चलो, क्योंकि वेरिएबल इज थीटा, प्लस बी थीटा प्लस सी, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, जस्ट लुकिंग एट द डायग्राम कि भाई डिस्प्लेसमेंट डायग्राम क्या होगा, थीटा वाई, और इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यहां से ये कर्व में होगा और फिर यहां से ये कर्व में, कुछ इस तरह से आता है। ओके, यहां से ये डिवाइड होता है। इसको कैसे ड्रॉ करते वो लोग आप बीटेक में सीखे होंगे, यहाँ से बीच में लाइन जो करते उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, फर्स्ट 3 के लिए डायरेक्टली लाइंस कनेक्ट करो, समथिंग लाइक दैट आप लोगों ने कभी ना कभी किया होगा। ओके, सो वो चीज हमें यहाँ पे नहीं करनी, जस्ट हम समझ रहे हैं। तो इसकी अगर हम बात करें बाउंड्री कंडीशंस की, तो यहाँ पे क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस आएगी। फर्स्ट, थीटा इक्वल्स टू 0 पे क्या है, y की वैल्यू 0 है, वो हमें पता है। सेकंड, वहां पे स्लोप भी 0 है, dy बाय डी थीटा दिख रहा है, राइट। सो दिस वाज द वन फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। उसके बाद थीटा इक्वल्स टू फाई ए बाय 2 पे, यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है, h बाय 2, लाइक दैट वी कैन पुट द बाउंड्री कंडीशन। और एबीसी की अगर वैल्यू निकाले तो आपका y आएगा 2h थीटा स्क्वायर बाय फाई ए का स्क्वायर। ये वैल्यूज जस्ट बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशन में पुट करना है और सॉल्व करना है, तो ये कुछ इक्वेशन मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का। उसी के ऊपर से अगर वेलोसिटी अगर हम निकाले, सो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या मिलेगा, 4h ओमेगा इंटू थीटा डिवाइड बाय फाई ए स्क्वायर, इसका जस्ट डेरिवेटिव कर दिया मैंने। ओके, तो इस तरह से मिलेगा। नाउ लुकिंग एट द डायग्राम, अगर डायग्राम्स हमें देखने हैं कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जैसे हमने देखा, उसी तरह पे यहाँ पे ये क्या होगा, 0 टू हाफ पॉइंट तक ये बढ़ेगा, उसके बाद वेलोसिटी कम होगी, लीनियर डायग्राम आएगा। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। जैसे लास्ट में हमने देखा वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन लीनियर थी, कंप्लीटली मैथमेटिकल चीज है। ओके, यहाँ पे आप थीटा की वैल्यूज पुट करके भी ला सकते हो, थीटा एंड फाई की वैल्यू, सो तो भी सेम डायग्राम्स मिलेंगे, हम जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं। सो एक्सेलरेशन डायग्राम आएगा, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ कम हो रहा है, दिस विल बी योर एक्सेलरेशन डायग्राम। नाउ टॉकिंग अबाउट द जर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, इंफिनिटी, एक्चुअली जर्क एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो जर्क विल बी 0 एट अदर पॉइंट, बट यहाँ पे सडन जंप मिल रहा है, सो यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे भी अप साइड आएगा, यहाँ पे भी इंफिनिटी, एंड यहाँ पे डाउन में इंफिनिटी, यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो इस तरह से जर्क आएगा। बाकी के पॉइंट पे क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 होने वाली है, बट एट पर्टिकुलर पॉइंट
इंफिनिटी जाके आएगा, क्योंकि सडन जंप हुआ एक्सेलरेशन में. ओके, यूनिफॉर्म है और सडनली जंप हो रहा है, दैट्स व्हाई नेक्स्ट डेरिवेटिव विल बी एट इंफिनिटी एट दैट पॉइंट. सो ये हो गया. नाउ अदर चीज, मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी मेरी मैक्सिमम कहां पे होगी, एट विच पॉइंट, जल्दी से बताओ. मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी, डायग्राम से आप लोग मुझे बता सकते हो. मिड पे, ऑब्वियसली मिड पे. सो व्हेन माय थीटा इक्वल्स टू फाई ए बाय 2, हम ये भी लिख सकते हैं ना, थीटा इक्वल्स टू फाई ए बाय 2. सो वी मैक्स अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू फाई ए बाय 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h ओमेगा बाय फाई ए, ये वैल्यू मिलेगी 2h ओमेगा बाय फाई ए, मैक्सिमम वेलोसिटी. ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि गेट में एक बार ये चीज भी पूछी हुई है कि भाई आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी ये फॉलोअर मोशन के लिए क्या हो रही है. दिस वाज द क्वेश्चन. ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए. डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि मिड पे होगी, उसकी वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल्स टू फाई बाय 2 पे. तो वही चीज हमने इक्वेशन में पुट कर दी और आंसर ला दिया. नाउ द थर्ड वन, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसका जस्ट डायग्राम में ड्रॉ करूं सिंपल हार्मोनिक मोशन का. सो इनिशियली यहाँ पे था, ओके, और हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेट करेगा, अब यह यहाँ पे पहुंच गया सेकंड. तो ये जो हाइट में डिफरेंस आया उतना मेरा फॉलोअर का ट्रैवल है. दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ माय फॉलोअर y. ओके, ये टोटल हाइट मेरी है h बाय 2, हाफ के लिए देख रहे हैं. ओके, और डायग्राम में अगर मैं ड्रॉ करूं y वर्सेस थीटा, इसमें आप लोग यहाँ पे आपको याद हो तो सर्कल ड्रॉ करते थे, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करो और उससे कनेक्ट करो, सीखा होगा आप लोगों ने. उसका भी सेम कुछ इस तरह का डायग्राम आता है, हम प्रोफाइल ध्यान से नहीं कर रहे. ओके, दिस इज अ एच. सो इसके हाफ के लिए मैंने किया, ये हाफ के लिए जो मोशन हो रही है ना उसके लिए. सो दिस विल बी h बाई 2, ये मेरा एंगल है थीटा, सॉरी लेट अस कंसीडर इट एज अ बीटा. ये मेरा एंगल है बीटा, राइट. नाउ तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, h बाई 2 माइनस h बाई 2 कॉस बीटा, ये वाली हाइट, h बाई 2 माइनस h बाई 2 कॉस बीटा. ओके, यहां से हमने निकाला ये ट्राइंगल से. सो यहाँ पे h बाई 2 विल बी कॉमन, इक्वेशन क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस बीटा. नाउ कि भाई बीटा अगर मेरा 0 है, सॉरी जब बीटा पाई को पहुंचेगा, थीटा कहाँ पहुंचेगा, फाई ए को. हमने ये जस्ट हाफ के लिए लिया है, पाई बाई 2 के लिए, मतलब ये मेरा पाई बाई 2 है. दूसरा हाफ जब कंप्लीट हार्मोनिक मोशन हो जाएगा तो 0 टू फाई ए, ये वाला गैप. तो क्या होगा मेरा, थीटा विल बी इक्वल्स टू फाई ए. सो यहां से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है बीटा वर्सेस थीटा का, कि भाई बीटा बाय थीटा इक्वल्स टू पाई बाय फाई ए, पाई बाय फाई ए. सो बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, h बाई 2 1 माइनस कॉस पाई थीटा बाय फाई ए, h बाई 2 1 माइनस कॉस पाई थीटा बाय फाई ए. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, आपको यही याद रखना है. ओके, सारे आपको 4 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बस याद रखने, बाकी इजीली यू कैन सॉल्व इट. जब भी देंगे ना तो इसके ऊपर से सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन. ओके, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. नाउ ड्राइंग द डायग्राम, थोड़ा सा ऑफसेट होगा यहाँ पे, आप एक ही लाइन में ड्रॉ कर ले. ओके,
सो ये अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ वेलोसिटी डायग्राम तो कुछ इस तरह से आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो आपकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से आएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन, तो वो आएगा यहां से स्टार्ट करके यहां से लाइक दिस। नाउ टॉकिंग अबाउट द जर्क, तो जर्क की वैल्यू यहाँ पे आएगी इन्फिनिटी। ये सब चीज आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और यहाँ पे इन्फिनिटी। ये चीजें आप इक्वेशंस फॉर्म करो और उसमें वैल्यूज रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायग्राम्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। बट दैट इज टू लेंथी फॉर गेट, बट डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसीलिए हम डायग्राम्स का ओवरव्यू देख रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप लोग डिराइव कर सकते हो, इजीली डिराइव हो जाएगा। इक्वेशन से है, थीटा की वैल्यूज रखो, कोई भी क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व कर सकते हो ये चीज। ओके, और यहाँ पे जर्क मैक्सिमम है 2 बार, इन्फिनिटी का कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो सबसे ज्यादा अभी तक हमने किस में देखा, पैराबोलिक मोशन में 3 बार इन्फिनिटी जा रहा है। इसकी Vmax की वैल्यू में जस्ट आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, यू कैन डिराइव इट ऑल्सो, पाई एच ओमेगा बाय फाई, पाई एच ओमेगा बाय फाई है, 2 फाई है, सॉरी, पाई एच ओमेगा बाय 2 फाई है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, वेलोसिटी मिलेगी, उसकी मैक्सिमम कहाँ पे हो रही है, अगेन मिड पॉइंट फाई ए बाई 2 पे, तो उसको पुट करो तो Vmax की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी पाई एच ओमेगा बाई 2 फाई ए। नाउ द लास्ट वन, साइक्लोइडल मोशन, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। साइक्लोइडल मोशन, साइक्लोइडल मोशन में अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें फर्स्ट, y वर्सेस थीटा डायग्राम, थीटा y डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी अगेन कुछ इस तरह से ही आएगा। कर्व में माइनर माइनर चेंज होते हैं बट वो यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इसके जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम है वो अगर हम देखें, फर्स्ट वेलोसिटी डायग्राम तो कुछ इस तरह से, साइक्लोइडल प्रोफाइल आप लोगों को पता है, उस तरह से यहाँ पे बनता है। सो दैट्स वाई इसका नाम साइक्लोइडल रखा गया है। साइक्लोइडल प्रोफाइल, वेलोसिटी की प्रोफाइल आपकी साइक्लोइडल होती है, लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई एक्सेलरेशन डायग्राम क्या आएगा, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से आता है, जस्ट लाइक अ साइन वेव कर्व। ओके, और जर्क की अगर हम बात करें तो जर्क आपका यहाँ से यहाँ कम होगा और फिर यहाँ से यहाँ पे रिकॉर्ड, कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है जर्क। ओके, सो वी कैन सी हियर कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्क इंफिनिटी नहीं जा रहा है। ओके, क्यों नहीं जा रहा है, जब आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर हम इसका देखें कि भाई h बाय पाई, इसका थोड़ा सा लंबा इक्वेशन है, पाई थीटा बाई फाई ए माइनस 1/2 साइन 2 पाई थीटा बाय फाई ए। ओके, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, सबसे लंबा इक्वेशन इसका है। तो इसको जब हम डिराइव करते हैं वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन और उसके बाद जर्क और उसकी वैल्यू से डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह के डायग्राम मिलेंगे। और वी कैन सी हियर कि भाई मेरा जर्क है जो कि इंफिनिटी नहीं जा रहा, बाकी सब में इंफिनिटी जा रहा था। तो आप लोग इससे मुझे बताओ कि कौन सी मोशन प्रिफरेबल है सबसे ज्यादा, किसकी मोशन सबसे ज्यादा प्रिफरेबल होगी, ऑफ कोर्स साइक्लोइडल की। क्यों, क्योंकि मेरा जर्क मैक्सिमम नहीं जा रहा है, जर्क नहीं जा रहा है इंफिनिटी, तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रिफरेबल मोशन। और सबसे वर्स्ट मोशन क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली। क्यों, क्योंकि उसमें 3 बार, सबसे ज्यादा बार जर्क मेरा इंफिनिटी जा रहा है। पैराबोलिक मोशन, उसमें सबसे ज्यादा बार इंफिनिटी जा रहा है,
तो ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिख ले। ओके, कौन से कैमन एंड फॉलोअर मैकेनिज्म क्यों प्रीफर होती है, कौन सी फॉलोअर मोशन, उसका एक्सप्लेनेशन में ये चीज काम आएगी। ओके, तो ये चीज लिख लेना। और उसके बाद इसकी जस्ट Vmax में लिख दूं तो 2h ओमेगा बाय फाई ए, 2h ओमेगा बाय फाई ए। पैराबोलिक की जो आ रही थी Vmax, यही यहाँ भी वही आ रही है। ओके, सेम सेम हियर। सो ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी साइक्लोइडल में मिलती है और सबसे कम जर्क भी साइक्लोइडल मोशन में होता है। सो इसीलिए आपकी साइक्लोइडल मोशन सबसे ज्यादा यूज होती है। ये नोट करके लिख लेना, इंटरव्यू में काम आएगा ये चीज। सो जस्ट प्रैक्टिकली टॉकिंग की जब हाई स्पीड एप्लीकेशन होगी ना, जैसे कि आईसी इंजन, उसमें हमें को पता है कि 1 सेकंड में तो कितनी बार स्ट्रोक लग जाता है। ओके, सो वहां पे हाई स्पीड एप्लीकेशन में जर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वहां पे साइक्लोइडल मोशन यूज होती है। और एट द सेम टाइम अगर लो स्पीड एप्लीकेशन होती है तो जनरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन फॉलो की जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो स्मूथ मूवमेंट आता है लो स्पीड में। नाउ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन 4.1, in a cam and follower mechanism the follower needs to rise through 20 mm, मतलब h equals to 20 mm। ओके, 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन मतलब फाई ए दिया है। द पीरियड जो आपका कैम रोटेट हो रहा है ना, दैट इज द फाई ए। ओके, उसके अंदर भी हमें ये बोल दिया है कि भाई फर्स्ट 30 डिग्री विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड द नेक्स्ट विल बी डिसएक्सेलरेशन ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड डिसएक्सेलरेशन दोनों हो रहा है। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा सेकेंड केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, कांस्टेंट वर्ड बोला है, तो ये चीज हो गई। द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द फॉलोअर आर 0 डेफिनेटली, एंड द कैम रोटेट्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 300 आरपीएम, मतलब एन दे दिया है आपको। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फॉलोअर v निकालना है। कैसे निकालेंगे, यू आर हैविंग द फॉर्मूला, डायरेक्टली यू आर हैविंग द फॉर्मूला, हमने अभी डिराइव किया कि भाई v max इक्वल्स टू 2h ओमेगा बाय फाई ए। ओके, सेकेंड केस के लिए मैक्सिमम स्पीड बोला है तो इट विल बी 2h ओमेगा बाय फाई ए। नोट्स में देखो अपनी 2h ओमेगा बाय फाई ए है। सी यहाँ पे देखो, ये वाला केस है पैराबोलिक और हमने यहाँ पे लिखा था v max इक्वल्स टू 2h ओमेगा बाय फाई ए। तो यही चीज हमें सॉल्व करनी है। 4.1 यहाँ पे s क्या बोला है हमें 20 mm, फिर फाई ए बोला है 60 डिग्री, सो मतलब पाई बाय 3 रेडियन, n equals to 300 rpm। so just converting into omega क्या आएगा 2 pi n by 60, so will be equals to 10 pi radian per second। ये है मेरा रेडियन में। so now the first second case अभी हमने देखा, v max we need not to derive again, अदरवाइज आप लोगों को याद रह रहा है तो ओके, अदरवाइज यू कैन डिराइव एट दैट टाइम आल्सो। ओके, बट सारी चीजें पता होनी चाहिए। 2h ओमेगा बाय फाई ए, तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। h को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ओमेगा 10 पाई एंड पाई बाय 3, पाई कट। क्या आंसर आ रहा है इन मीटर पर सेकंड, बताओ मुझे। करेक्ट, 1.2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। सी लुक एट द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको। जैसे मैंने बोला वो 4 चीजें ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चारों के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और उसके डायग्राम्स और उसकी वीमैक्स, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है
हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर से। 5 क्वेश्चन आया और पांचों के पांचों नियरली इसी के ऊपर से, 4 क्वेश्चन इसमें से उसी के ऊपर है। 4.2 ये तो आप लोगों को मुझे करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, इन अ कैम डिजाइन द राइज मोशन इज गिवन बाय द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, राइज मोशन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ही है हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है, यहाँ पे y की जगह s बोला है, दैट इज ओके। h/2 × 1 - cos pi theta by beta। ओके, phi a की जगह बीटा बोला है, बीटा इज द टोटल एंगल ऑफ राइज इंटरवल, जैसे मैंने बोला था phi a की जगह बीटा बोला है, तो दैट इज ओके। सो द जर्क इज गिवन बाय, ये हमें पूछा है। सो ये चीज हमें सॉल्व करनी है। चलो यहाँ पे 4.2 प्रीवियस ईयर का, यहाँ पे क्या बोला गया है हमें, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन s इक्वल्स टू h/2 1 - cos pi theta by beta। Let us start the derivative ds by dt। हमें क्या निकालना है, जर्क मतलब d क्यूब s by dt। तो मतलब ओमेगा इंटू डी एस बाई डी थीटा, डी एस बाई डी थीटा करेंगे तो क्या आएगा, h/2 विल बी 0, कॉस का माइनस साइन मतलब h/2 साइन पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई थीटा बाय बीटा इंटू पाई बाय बीटा। यस और नो? सो पाई ओमेगा h बाय 2 बीटा इंटू साइन पाई थीटा बाय बीटा। चलो करो, दूसरी बार डेरिवेटिव करो, क्या आ रहा है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, और अगर करेंगे साइन का क्या होगा, कॉस, और अगेन अगेन पाई एंड बीटा विल बी कॉमन, सो पाई स्क्वायर, ओमेगा तो रहेगा ही, ओमेगा स्क्वायर और एक बार आएगा। ओके, सो 2 बीटा स्क्वायर और कॉस पाई थीटा बाय बीटा। राइट, नाउ अगेन थर्ड टाइम डी क्यूब एस बाय डी टी क्यूब। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो ओमेगा अगेन आएगा, ओमेगा क्यूब एच अपॉन 2 बीटा क्यूब साइन, कॉस का माइनस साइन होता है, सो आगे माइनस साइन भी आएगा, साइन पाई थीटा बाय बीटा, कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगा। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपको कोई अलग ही टाइप का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे दे और आपको जर्क पूछ ले, तो भी आपको आना चाहिए कि भाई कैसे निकालूंगा मैं। ओके, डी क्यूब एस बाय डी टी क्यूब तक हमें पहुंचना है। सो नाउ लुकिंग एट दी ऑप्शंस, अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखें तो ओमेगा तो कहीं पे है ही नहीं। ओके, सो व्हाट दे हैव डन, वो लोग डी क्यूब एस बाय डी थीटा क्यूब को जर्क कंसीडर कर रहे हैं, दैट वाज अ मिस्टेक। जर्क किससे बोला जाता है, डी क्यूब एस बाय डी टी क्यूब। ओके, डी क्यूब एस बाय डी थीटा क्यूब दैट इज नॉट अ जर्क, वो सिर्फ जर्क की वैल्यू क्या आएगी वो बताता है। ओके, तो यहाँ पे दैट वाज अ मिस्टेक, बट अगर फिर से ये चीज होती है तो यू कैन आंसर विदाउट ओमेगा ऑल्सो, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 4.3 नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So consider a rotating disc cam and translating roller follower with zero offset, which one of the following pitch curves parameterized by t lying in the interval 0 to 2 pi। मतलब x एंड y डायरेक्शन हमको बोल दिया है कि t से रिलेट कर रहे हैं जो 0 to 2 pi में लाई कर रहा है। It is associated with the maximum translation of the follower during the one full rotation of the cam rotating about the center।
सो नाउ इट इज अ इनिशियल पोजीशन पे, ये 0 पे है और हमें क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन से में मैक्सिमम होगा ट्रांसलेशन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ओरली भी ये चीज हो जाएगी और 0 0 बोला है, पॉइंट भी बोल दिया है, तो 0 0 वैल्यू सब में लिख दो। किसमें मैक्सिमम आ रहा है मुझे ये बता। ए बी सी एंड डी, तीन ऑप्शन यहाँ पे। ए में क्या आएगा, 1 एंड 0, कॉस 0 1 होता है, वाई साइन 0 0, सो 1 एंड 0। बी में अगेन 1 एंड 0, यहाँ पे क्या आएगा, सी में 3/2 एंड 0, और 4 में 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 3/2 एंड 0। सो नाउ मुझे ये बताओ कि भाई सी एंड डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा मिल रहा है एट 0 0 पॉइंट, 3/2 मिल रहा है, ओके। बट एक्स डायरेक्शन में 3/2 मिल रहा है और वाई में 0 मिल रहा है दोनों में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लेंगे, सी में वाई में 2 sin t है और डी में अकेला sin t। तो मुझे बताओ हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, सी या डी, और क्यों लेंगे। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम ट्रांसलेशन चाहिए, मतलब हमारी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और हमें स्पेसिफिक पॉइंट भी बोला है 0 0। बट सी एंड डी में एट दैट 0 0 पॉइंट, सेंटर 0 0 पॉइंट पे अगर हम देखें स्टार्टिंग पोजीशन 0 0 पॉइंट पे, तो सी एंड डी की वैल्यू सेम मिल रही है। तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसमें आगे जाके सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन मिलेगा। ए एंड बी में तो कम ही मिलेगा क्योंकि इनिशियली वो लोअर लेवल पे 1, उसकी वैल्यू 1 आ रही है। सो लॉजिकली इक्वेशन होगा, यहाँ पे ध्यान दो, सी ऑप्शन में क्या दिया है 2 sin t और डी ऑप्शन में है sin t। मतलब टेक्निकली जब t की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी 0 से लेके, तो sin की वैल्यू भी बढ़ती है, ये हमें पता है। 0 to π/2 जाएंगे तो 0 to sin की वैल्यू 0 to 1 होती है, ओके। सो एट 0 0 पॉइंट अगर ये दोनों सेम इंटरवल पे है, तो एट t इक्वल्स टू यू कैन पॉइंट कि भाई π/2 पे क्या होगा। अगर t इक्वल्स टू π/2 रखोगे तो पता चलेगा कि भाई सी ऑप्शन में सबसे ज्यादा मिल रहा है वैल्यू। कैसे, क्योंकि साइन की वैल्यू अगर यहाँ पे π/2 रखूंगा मैं, तो ये क्या होने वाला है 2 इंटू π/2, साइन π/2 1, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है y में, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ओनली 1। सो मतलब मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज्यादा मिला, हमें सी में ज्यादा मिला, ओके। तो यहाँ जस्ट मैग्नीट्यूड निकालने का क्वेश्चन था, नथिंग एल्स। आपको वैल्यू पुट करनी थी और किसमें ट्रांसलेशन ज्यादा मिल रहा है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। नाउ 4.4, ये आप ओरली बता सकते हो मुझे, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अब अभी हमने कर लिया। इन अ कैम एंड फॉलोअर, द फॉलोअर राइजेस बाय एज एज द कैम रोटेटेड बाय द डेल्टा रेडियन। थीटा की जगह डेल्टा बोला है, दैट इज ओके। नहीं, रोटेट्स बाय डेल्टा रेडियन, ये फाई ए की वैल्यू है, डेल्टा फाई ए की वैल्यू है कि डेल्टा रेडियन से मूव करवा जा रहा है कैम को। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी बोला है, द फॉलोअर इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म डिसएक्सेलरेशन बोला है। तो मतलब ये क्या हो गया, मेरा पैराबोलिक मोशन हो गया। magnitude of the acceleration and deceleration are same, maximum velocity of the follower क्या आएगी, ऑप्शन देख के बता दो मुझे क्या आएगा। यस, 2h ओमेगा बाय डेल्टा, ऑप्शन सी। अभी हमने डिराइव किया पैराबोलिक मोशन, Vmax will be 2h ओमेगा बाय डेल्टा, राइट। सो सेम चीज आप लोग देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 या 5 बार पूछा गया है, वो भी डायग्राम के रिस्पेक्ट में। थर्ड क्वेश्चन था बट वो तो लॉजिकली भी सॉल्व हो जाता, ओके। तो काफी इजी चीजें है, आएगा तो भी इजी चीज आने वाली है। द लास्ट क्वेश्चन 4.5, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा और लॉजिक जानने की जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये चीज हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। बट अगर अब इस टाइप का फिर से आता है तो आपको आ जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं, देखते हम क्या है। A flat face follower is driven using a circular eccentric cam rotating at constant angular velocity omega. At a time t equals to 0, vertical position of the follower is y of 0 equals to 0.
that the system in the configuration shown below, the vertical position of the follower phase y of t is given by, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें डिराइव करना है यहाँ y of t 0 0 बोला गया है कि भाई जब t इक्वल्स टू 0 है तो वो 0 पोजीशन पे है। नाउ y of t इक्वेशन हमें निकालना है कि भाई t के रिस्पेक्ट में ये क्या होने वाला है। ओके तो कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। 4.5 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सो फर्स्ट ड्राइंग द सर्कल कैम का, एसेंट्रिक कैम है, सर्कुलर है, ये इसका सेंटर और यहाँ पे एसेंट्रिसिटी ये वाली हो रही है ई, एसेंट्रिसिटी ई, राइट। नाउ ये ई है तो लेट अस आइडेंटिफाई कि भाई ये बी पॉइंट था, दिस इज अ ओ पॉइंट स्टार्टिंग, और ये वाला पॉइंट है मेरा, उसको मैं दे रहा हूं पी, एनीथिंग, सो पी ओ एंड बी, ये इनिशियल है। नाउ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर मुझे इक्वेशन चाहिए, अगर एनालाइज करना है सिस्टम को, तो हम इसका इन्वर्जन लेंगे। मतलब क्या, मेरा कैम फिक्स रहेगा, हम फॉलोअर को मूव कराएंगे। ओके मैंने ये बोला था। तो लेट अस कंसीडर कि भाई अगर आपका फॉलोअर मूव होके यहाँ कहीं पे आ रहा है, फ्लैट फेस है और यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, लाइक दिस, यहाँ पे टच कर रहा है, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल कि भाई थोड़ा सा मूव किया एट t इक्वल्स टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके तो यहां से ये कनेक्ट कर दिए थे हम एसेंट्रिक सेंटर से o से, सो o और ये वाला पॉइंट है मेरा b डैश। तो उसी के थोड़ा ऑफसेट अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो वी कैन गेट टू नो कि भाई ये यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये पॉइंट है c, या तो इसको बोलते हैं m पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूं मैं c। ओके ये मिड पॉइंट m, तो cm डिस्टेंस जो है वो b डैश सॉरी o b डैश जितना ही है, मैंने पैरेलली उसको ड्रॉ किया, जो हमारे सेंटर पॉइंट p से पास हो रहा होगा। ओके मैंने क्या किया, सेंटर पॉइंट p से जो पास हो रहा होगा। सो नाउ राइटिंग द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर मुझे लिखना है y, मैं क्या लिख सकता हूं, OB डैश माइनस OB, जस्ट अ वेरी स्मॉल इंटरवल। ये मैंने आपके लिए एंगल ज्यादा बताया बट बहुत ही स्मॉल है। ओके तो ये जो डिफरेंस होगा दैट विल बी अ y। ओके बहुत ही स्मॉल, ये मैंने एक्सपांड कर दिया। आप समझो कि थीटा की वैल्यू टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे ये जो एंगल होगा ना थीटा, दैट इज टेंड्स टू 0 ओनली। ओके तो आप सोचो कि एट अनदर इंस्टेंट आफ्टर, तुरंत कि भाई 0 से जब स्टार्ट होगा, एट दैट इंस्टेंट क्या हो रहा है, मेरा ऑलमोस्ट सेम लाइन पे होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट OB डैश माइनस OB, वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो OB डैश यहाँ पे क्या है मेरा CM माइनस OB, हमने अभी देखा CM। नाउ अब मैं CM को क्या लिख सकता हूँ, PC माइनस PM माइनस OB लिख सकते हैं हम, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो पीसी की वैल्यू क्या है, पीसी मेरा रेडियस है कैम की r, माइनस पीएम की वैल्यू क्या आएगी, ये एसेंट्रिसिटी E है, अगर ये राइट एंगल है मेरा तो आएगा E cos थीटा। आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो साइड में, तो यू विल गेट टू नो कि भाई ये मेरा E है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है कुछ, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, दिस इज अ थीटा, तो इट विल बी अ E cos थीटा, बट ऑब्वियसली माइनस OB क्या लिख सकते हैं, R माइनस E, टोटल रेडियस माइनस एसेंट्रिसिटी, राइट। सो यहाँ पे R कट हो जाएगा, E पॉजिटिव, तो E को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा, और थीटा इज ओमेगा T, E इक्वल्स टू 1 माइनस cos ओमेगा T, like this. Okay, so it was looking a simple, but at the time of examination ये identify करना कि मैं कैसे करूंगा,
इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पूछे तो आपको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है. आपको एट द सेकेंड इंस्टेंट की जब जीरो से जब थोड़ा ही आगे जाएगा तो वहां पे मेरा फॉलोअर कहाँ आने वाला है और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बस उतना हमको आइडेंटिफाई करना है. ओके, और देर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि इस टाइप के क्वेश्चन अगेन पूछे. हमने जो आगे क्वेश्चन देखे ना वही सबसे ज्यादा आने वाला है अगर आएंगे तो. बट इट इज अ रेयर टॉपिक कि भाई जब उनको जो डिफिकल्ट करना होता है पेपर, हम समझ ले कि 100 मार्क में से आपका 10 मार्क का डिफिकल्ट निकालना होता है, तब ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं विच कैन बी फ्रॉम एनी टॉपिक. ओके, ये अकेले टॉम की बात नहीं है, पर्टिकुलर ये चैप्टर की बात नहीं है, पूरे आपके एंटायर सिलेबस में से कहीं से भी ये ऐसे टॉपिक्स में से क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जाता है. बट इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल अगर आप शांति से समझ के सॉल्व करो तो. ओके, okay? में एक और चीज बाकी है अब हमारी, दैट इज अ प्रेशर एंगल. ओके, इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट थियरी है 2 मिनट की. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इंटरव्यूज के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है और मे बी थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर से. अगर मुझे निकालना है पेपर और थियरी क्वेश्चन डालना है तो मैं प्रेशर एंगल टॉपिक में से डाल सकता हूँ. सो लेट लुक एट दिस. प्रेशर एंगल क्या है? सो एक्चुअली अगर हम डेफिनेशन की बात करें प्रेशर एंगल की, सो व्हाट यू कैन राइट कि भाई इट इज एंगल बिटवीन लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फॉलोअर. अगर ये लाइन ऑफ मूवमेंट है मेरी फॉलोअर की, नाइफ एज फॉलोअर में ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, और ये यहाँ पे जो भी कैम है वो मेरा कुछ इस तरह से कैम है. जस्ट कंसीडर कि भाई ये लाइन ऑफ मूवमेंट है. ओके, तो यहाँ पे ये टेंजेंट बन रहा है टी. उसी टेंजेंट पे वी कैन ड्रॉ नॉर्मल आल्सो, नॉर्मल एन. So the angle between this common normal and the line of moment of the follower is a pressure angle alpha. Sorry, यहाँ पे phi हमने already ले लिया है तो let us write it as a alpha. अल्फा, प्रेशर एंगल अल्फा, इसको हम बोलते हैं प्रेशर एंगल. नाउ ड्राइंग द फोर्स डायग्राम. यहाँ पे अगर फोर्स लिखूं, मुझे नॉर्मली फोर्स लग रहा होगा Fn. कोई भी सरफेस के नॉर्मली फोर्स लगता है हमेशा. ओके, तो ये चीज हमें पता है. तो उसके दो कंपोनेंट अगर हम देखें तो एक आएगा यहाँ पे विच विल बी क्या आएगा, ये एफ साइन अल्फा की कॉस अल्फा, ऑफ कोर्स कॉस अल्फा, एफ कॉस अल्फा. और यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी एफ साइन अल्फा अगर यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है नॉर्मली. नाउ टॉकिंग अबाउट कि भाई अगर मेरा अल्फा बढ़ रहा है, अगर मेरा अल्फा बढ़ रहा है तो क्या होगा, दो टर्म हो सकते. एक तो मेरा साइन अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा, कॉस अल्फा कम होगा. एज कंसीडर कि भाई जीरो से अप जा रहा है 90 डिग्री तक. सो अगर जब मेरा अल्फा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ती है और कॉस की वैल्यू कम होती है, मतलब एफ साइन अल्फा बढ़ेगा. नाउ एफ साइन अल्फा एक्चुअली क्या है अगर हम देखें तो फॉलोअर आपका कैसे होता है, ये मेरा फॉलोअर है नाइफ एज, तो साइड में देयर विल बी अ गाइड जो फिक्स होता है, फ्रेम होती है जिसके बीच में ये फॉलो कर रहा होता है, हवा में तो होगा नहीं. तो ये फॉलोअर जब यहाँ पे स्लाइड कर रहा है तो देयर विल बी फ्रिक्शन इन एनी डायरेक्शन. अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे की साइड फ्रिक्शन लगेगा, नीचे जा रहा है तो ऊपर की साइड फ्रिक्शन. तो जो फ्रिक्शन लगेगा, लेट अस कंसीडर कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एफ लग रहा है. ओके, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू आर, नॉर्मल इन नॉर्मल रिएक्शन इन नॉर्मल डायरेक्शन. तो ये जो रिएक्शन इन नॉर्मल डायरेक्शन है दैट विल बी इक्वल टू द एफ साइन अल्फा, एफ साइन अल्फा. ओके, तो मतलब अगर एफ साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, और मेरा फ्रिक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो वियर एंड टियर होगा विच इज नॉट प्रिफरेबल, फर्स्ट थिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस अल्फा, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे फॉलोअर है तो उसके ऊपर जनरली स्प्रिंग होती है टू मेक इट इन अ कॉन्टेक्ट विद द कैम. एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स अप्लाई होता है फॉलोअर पे कि वो हमेशा कैम सरफेस के साथ टच हुआ रहे.
ओके, तो अगर cos अल्फा की वैल्यू कम होगी मतलब f cos अल्फा कम होने वाला है, तो मतलब मेरा स्प्रिंग फोर्स कम होने वाला है। क्या होने वाला है? स्प्रिंग फोर्स कम होने वाला है। अगर स्प्रिंग फोर्स कम होगा तो क्या होगा? कांटेक्ट छूट जाएगा कैम एंड फॉलोअर के बीच में। ओके, तो ये दोनों चीज प्रिफरेबल है क्या? आप लोग बताओ, फ्रिक्शन बढ़ना और स्प्रिंग फोर्स कम होना, इज इट प्रिफरेबल और नॉट? नहीं, बट ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इट इज नॉट प्रिफरेबल ना। स्प्रिंग कांटेक्ट नहीं होगा तो मेरा मोशन नहीं मिलने वाला, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो वियर एंड टेयर होने वाला। सो इट इज एडवाइजेबल कि अल्फा की हायर वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, प्रेशर एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो इन जनरल ये 30 टू 35 डिग्री में लाई करता होता है, 30 टू 35 डिग्री, इसी तरह से डिजाइन किया जाता है, 30 टू 35 डिग्री। ओके, सो ये जस्ट जब इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो थियोरेटिकल क्वेश्चन निकल सकता है कि प्रेशर एंगल की हायर वैल्यूज कहाँ पे ले जाएगी, एमएसक्यू बनाना हो तो उससे क्या क्या चेंज आएगा, एमएसक्यू बन सकता है इसमें से। सो ये जस्ट थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो गया हमारा। सो जस्ट नाउ कि भाई आपको कितनी चीजें ये चैप्टर में से करनी है, आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको आने ही चाहिए चारों के। ओके, उसके डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे ड्रॉ करने हैं। ये याद नहीं रह रहे बट ड्रॉ कैसे करने वो पता होना चाहिए, और याद रह रहे तो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि गेट में उतना टाइम नहीं होगा कि आप वहां पे ड्रॉ कर सको। ओके, ये दो चीज, और डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, डेरिवेटिव्स निकालने आने चाहिए, और उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। ओके, अदरवाइज नथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। बहुत ही कम टाइम लगेगा, अगर रिवीजन भी करना है ना तो आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये स्किप नहीं करना है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। बाय चांस अगर एक क्वेश्चन आ रहा है ना तो आपके लिए बोनस मार्क होगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ये चैप्टर नहीं करके गए होंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं है। बट अगर इसमें से 1 या 2 मार्क का एक भी क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी बोनस फॉर यू, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने में कम टाइम लगने वाला है। ओके, इसको स्किप नहीं करना है हमें। एक क्वेश्चन अगर आ भी रहा है तो आपको आना चाहिए। ओके, सो ये चीज है, ये चैप्टर हमारा हो गया। तो बाय, जय हिंद।